बिहार में सोमवार को जब जाति जनगणना के आंकड़े गांधी जयंती पर जारी करने का फैसला लिया गया तो यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक सियासी दस्तावेज माना गया, जिस पर अब अगले कुछ महीनों तक न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में सियासी बिसात बिछी दिख सकती है। जानकारों के मुताबिक देश की सियासत में मंडल दौर की वापसी के संकेत भी देखने को मिलेंगे। सोमवार को जो आंकड़े जारी हुए उस हिसाब से बिहार के तमाम जातियों और धर्म आधारित आबादी का वर्गीकरण किया गया। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार इस सर्वे का दूसरा हिस्सा भी बहुत जल्द जारी करेगी। इसमें तमाम जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। माना यह जा रहा है कि उस रिपोर्ट के आने के बाद यह बहस और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। बिहार में पेश जनगणना रिपोर्ट की कुछ खास बातों से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहली बात, यादव मुस्लिम का मजबूत प्रभाव। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मुस्लिम और यादव का समीकरण मजबूत बनकर सामने आया है। दोनों मिलकर लगभग 32% है। एमवाई वोट के रूप में चर्चित ये वोट आरजेडी का मजबूत वोट बैंक माना जा रहा है। पेश आंकड़े में साबित भी कर दिया गया है कि इन दोनों का वोट अगर आरजेडी को मिलता है तो वह एक मजबूत ताकत बनी रहे। वहीं दूसरी ओर अति पिछड़े पर फोकस होगा। इस पर भी हम बात बता दें कि रिपोर्ट ने इस बात को फिर से यह साबित कर दिया है कि राज्य में अति पिछड़ों के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। इसकी क्योंकि इनकी तादाद जो लगभग 36% है। नीतीश कुमार ने इनके बीच अपनी पैठ बनाकर रखी तो है। लालू यादव की भी पार्टी को सत्ता से हटाया था। अब नीतीश चूंकि आरजेडी के साथ है और ये वोट अगले चुनावों में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर भी साबित होगा। तीसरी बात यह है कि सवर्णों की राजनीति पर सवाल उठने लगेंगे। अब बिहार की राजनीति में सवर्ण राजनीति में सवाल उठेंगे। हालांकि यह पता था कि उनकी संख्या कम है, लेकिन महज 10% की तादाद का आंकड़ा आने से उनकी भागीदारियों पर सवाल उठना अब लाजमी हो जाएगा। राज्य की 40 सीटों में से 8 राजपूत सांसद हैं, जिनकी तादाद लगभग 3% है। भूमिहार और ब्राह्मण की तादाद भी 3-3% से कम है। चौथी बात जो निकल के सामने आई वो ये थी कि छोटी छोटी जातियों पर फोकस बना रहेगा, यानी वापस लौटेगा। रिपोर्ट के बाद छोटी छोटी जातियां जिनकी आबादी कम है लेकिन उनकी तादाद बहुत है पर फोकस फिर से लौटेगा। साथ ही उसे नए सिरे से परिभाषित भी किया जाएगा। मल्लाह की आबादी उम्मीद से कम है। साथ ही इन सभी जातियों की तादाद के ठीक आंकड़े आने से इनके नेताओं को अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ जाएगी। पांचवी बात करें तो कुशवाहा और पासवान की पूछ जो है वो बढ़ेगी। यादव जाति के बाद 3 जातियां और हैं जिनकी तादाद अपने दम पर प्रभाव दिखा सकती हैं, तो वह है कुशवाहा जाति, पासवान और दलित जाति। तीनों को मिलाकर लगभग 15% वोट होगा और इनके वोट में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी और महागठबंधन में नई जंग देखने को मिल सकती है। अब समीकरण के हिसाब से बीजेपी की हिस्सेदारी इनके बीच जो है वो सबसे ज्यादा है। अब इसका आगे फायदा किसको मिलता है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम अड़चनों और बाधाओं के बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार जाति गणना कराने में कामयाबी आखिरकार हासिल कर ली। जिस मकसद से उन्होंने ये बीड़ा उठाया था उसमें वे कामयाब रहे। दरअसल उनकी मंशा पिछड़ी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों की वास्तविक और अधिकृत जानकारी जुटाने की थी और इसी बहाने से लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने में राजनीतिक दलों की सुविधा भी होगी। जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी या वो दल जो इसको परेशानी का सबब मांग रहे थे, जो इसका विरोध कर रहे थे, उनके लिए बड़ी दिक्कत आ सकती है।
दूसरी ओर महागठबंधन को भी इसका लाभ मिल सकता है। अब यह कैसे हो सकता है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जाति गणना का कार्य इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था। पहले चरण का काम पूरा होते ही हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आखिरकार वो फैसला आया जिससे काम आगे बढ़ने लगे और इसे हरी झंडी मिल गई। इस काम में जितने व्यवधान आए उसका टीकरा नीतीश की पार्टी ने, जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने उन लोगों पर फोड़ा जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते रहे हैं। इसका राजनीतिक नफा नुकसान किसे कितना चुकाना होगा ये तो चुनाव परिणाम जब आएंगे 2024 के तब पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तो ये साफ हो चला है कि बिहारी समाज में हिस्सेदारी को लेकर अब सियासी उठापटक का दौर नए सिरे से शुरू हो गया।